बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी लद्दाख मामले पर राहुल गांधी के सरकार पर सवाल की, बिहार में विपक्ष का साथ देने को मजबूर बीजेपी की, जानेंगे कि कांग्रेस के प्लान से क्यों परेशान है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और क्या उत्तर प्रदेश में अब चली जाएगी योगी सरकार। साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल में फिर तेज होती पॉलिटिक्स की और आखिर में बात महेंद्र सिंह धोनी की नई पारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में आई राजनीतिक पार्टियां। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से किया बाहर। भारत में अगले महीने से शुरू हो सकता है 5G का ट्रायल। 5G के आने से देश में इंटरनेट की स्पीड में आ जाएगी तेजी। अगले साल भारत में 5G के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कंपनियों को मिल सकती है मंजूरी। निजी ट्रेनों में सफर करने वालों को हो सकती है मायूसी। किराया तय करने के साथ ही ट्रेन कहां रुकेगी और किस स्टेशन पर नहीं होगा इनका ठहराव, ये तय करने का अधिकार भी रहेगा निजी ट्रेन संचालकों के पास। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण 159 कंपनियों की कर पूर्व आय मार्च तिमाही में 22,500 करोड़ रुपए घटी। शोध व परामर्श कंपनी EY इंडिया की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसने भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। लोकतंत्र में सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। हम अपनी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ उठा सकते हैं। इस समय देश में स्वास्थ्य मुसीबत का दौर चल रहा है, जिस कारण हर कोई अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही रख पा रहा है। यहां तक कि राजनीतिक दल भी अपने प्रचार का पूरा फोकस सोशल मीडिया पर ही रखे हुए हैं। इसी के सहारे वो जनता से जुड़ रहे हैं। लेकिन जो खबर अमेरिका से आ रही है वो चिंता पैदा करने वाली है। अमेरिकी पत्रकार ने फेसबुक अधिकारी का इंटरव्यू लिया, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शुमार फेसबुक ने यह स्वीकार किया है कि उसकी नीति भारत में सरकार समर्थक और सरकार के खिलाफ पोस्ट करने वालों के लिए अलग अलग है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, खबर है कि सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शुमार फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के कुछ पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती है। यह उस विस्तृत योजना का हिस्सा था जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी को फेवर किया, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता था कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। राजीव जी, स्वस्थ लोकतंत्र में सोशल मीडिया का यूं पक्षपाती हो जाना कितना जायज है? जी आदित्य, जो सवाल फेसबुक को लेकर उठे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। फेसबुक ने हालांकि अब उन बीजेपी नेताओं की कुछ पोस्ट को हटा दिया है जिन्हें कंपनी पॉलिसी के लिए सही नहीं माना गया था, लेकिन अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस तरह पक्षपाती न होने पर सवाल नहीं उठते तो शायद ये सिलसिला जारी रहता। सोशल मीडिया हो या मुख्यधारा का मीडिया, उसे हमेशा जनता के हित और कमजोर और वंचित समाज के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी भी यही है आदित्य। अगर वो सत्ताधारी दल की आवाज बन जाए तो इंसाफ की गुंजाइश कम हो जाएगी, गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा खत्म हो जाएगा। आज के दौर में मीडिया कंटेंट पर उनके प्रायोजकों का बड़ा प्रभाव रहता है आदित्य, यानी जो मीडिया हाउस के व्यापारिक हितों को देखेगा और उन्हें मुनाफा कमाने के मौके देगा, मीडिया में उसकी वाहवाही होगी। फेसबुक के साथ भी ऐसे ही कारोबारी हित जुड़े हुए नजर आ रहे थे और इस वक्त शासन भाजपा का हम देश में देख रहे हैं, तो भाजपा नेताओं की तरफदारी से उसके व्यापार में आसानी होती, लेकिन इसके साथ जनता के प्रति उसकी जवाबदेही कहां जाती, यह भी बड़ा सवाल है। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या काफी है और अगर इस पर किसी किस्म का पक्षपात होता है तो यह सीधे सीधे जनतंत्र यानी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा। इसीलिए फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के पालन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से राहुल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख मामले पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। LAC पर उपजे विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है। पीएम को छोड़कर जिनके कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे।
इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, भारत सरकार लद्दाख पे चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्वीट, वीडियो और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल के इस वार पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। सरकार की नजर बिहार चुनाव पर है, इसलिए शायद राहुल के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। वैसे स्वास्थ्य मुसीबत के बीच बिहार में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। चुनाव आयोग चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है तो विपक्ष चुनाव टालना चाहता है, और अब बीजेपी का साथ भी इस मामले में विपक्ष को मिलता दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच बिहार में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल पर चुनाव आयोग पूरी तरह से साफ कर चुका है कि तय समय पर ही वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन इस जवाब के बाद अब एक बार फिर संशय खड़ा हो गया है। इसका कारण नेताओं का रुख है। जी हां, बिहार में ज्यादातर दलों के नेताओं का मानना है कि इस वक्त वोटिंग कराना सही नहीं है। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता भी मानते हैं कि ये समय चुनाव के लिए सही नहीं है। इसलिए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि थोड़ा समय और रुक जाना चाहिए। केवल मंत्री ही नहीं बल्कि पार्टी के ज्यादातर नेताओं का यही मानना है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में ये पाया था कि ज्यादातर नेताओं ने चुनाव न कराने पर अपनी सहमति जताई थी। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी यही मांग उठाई थी। वहीं आरजेडी के नेताओं ने तो एनडीए को साफ ललकारते हुए कहा कि चुनाव अभी कराए या बाद में कराएं, सत्तारूढ़ दल और एनडीए को करारी हार मिलनी तय है। अब सभी दलों का रुख साफ हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग तो अपनी बात पर अड़ा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में चुनाव तय समय पर होंगे या फिर स्थिति को देखकर आगे टाल दिए जाएंगे। बिहार में चुनाव समय पर होंगे या इसे टाला जाएगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। बिहार में इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। वहीं सत्ता की लड़ाई तो मध्य प्रदेश में भी है। दरअसल एमपी में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ की वापसी होगी। और इसी क्रम में कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक पार्टी विधायकों के त्यागपत्र देने के चलते कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार चली गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन अभी भी बीजेपी की शिवराज सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 107 सीटें हैं, 27 सीटें रिक्त हैं, जिस कारण अभी बहुमत का आंकड़ा 102 है और शिवराज आराम से सरकार चला रहे हैं। लेकिन 27 सीटों के उपचुनाव के बाद स्थितियां बदल भी सकती हैं। इसलिए कांग्रेस ने इन सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय कर ली है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए नया नारा भी तैयार कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी के लिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ चाहिए का नारा बुलंद किया है और उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इस नारे के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया है। पार्टी द्वारा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जो मास्क बांटे जा रहे हैं उन पर यह नारा लिखा हुआ है। दरअसल प्रदेश के 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जबकि इन विधायकों के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदा है और अब इन्हीं आरोपों के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस के नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव वाले क्षेत्र में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। जिस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है उसका नारा कितना असरदार होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एमपी में कांग्रेस का प्लान काम करेगा या फिर शिवराज की सत्ता बरकरार रहेगी, यह उपचुनाव के परिणाम से ही साफ होगा। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी अब परिवार को लेकर तस्वीर साफ होती दिख रही है। राज्य में सपा का कुनबा एकजुट होता नजर आ रहा है, जिससे योगी सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। राजनीति चीज ही ऐसी है जो परिवार में दरार डाल देती है। समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसी ही दरार आई और चाचा भतीजे एक दूसरे से दूर हो गए। चाचा ने भतीजे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, लेकिन अब 3 साल बाद चाचा को भतीजे की याद सता रही है, परिवार की फिक्र सता रही है। यही वजह है कि शिवपाल ने सपा में वापसी के संकेत दिए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं समाजवादी एक हो जाएं, इसके लिए मैं कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं।
उन्होंने कहा कि मैंने 2022 की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को कहा है। मैं बस इतना चाहूंगा कि सभी समाजवादी फिर से मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जनता फैसला करेगी और मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा। शिवपाल यादव के बयान से साफ है कि वो सपा के साथ एक बार फिर जुड़ना चाहते हैं। अखिलेश भी उनकी घर वापसी के संकेत दे चुके हैं। पिछले दिनों सपा प्रमुख ने कहा था कि जो भी पार्टी में आना चाहता है उसका स्वागत है। अब चाचा भतीजा तो साथ आने के संकेत दे चुके हैं। इससे बीजेपी का परेशान होना तय है, क्योंकि जब जब मुलायम कुनबा एक साथ आया है तब तब उनकी परेशानी बढ़ी है और अब 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में सपा की एकजुटता विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती है, ये तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी समय है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां चुनाव अगले साल ही होने हैं, वहां इस समय जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसमें एक ओर राज्यपाल है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री। दरअसल बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल के बीच जारी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस रसाकशी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बड़ी बात कही है। रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच जारी खींचतान जग जाहिर है। किसी न किसी बात पर दोनों आमने सामने रहते हैं, कभी सरकार के फैसले को लेकर तो कभी नीतियों को लेकर। अब की बार तकरार सीधे तौर पर सामने आई है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो बड़ा आरोप लगाया है, उसके बाद सियासत में घमासान मचना तय है। राज्यपाल का आरोप है कि राजभवन की जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारी मन से कहना पड़ रहा है कि राजभवन सर्विलांस पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? धनखड़ ने कहा कि वो किसी भी हालत में सर्विलांस को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर्विलांस से जुड़ी एक लिस्ट राजभवन ने तैयार की है, जिसे उनके परमिशन के बाद जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक गंभीर जांच की शुरुआत कर दी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अपने इस बयान में राज्यपाल ने सीधे तौर पर ममता सरकार का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ है कि उन्होंने उंगली ममता सरकार पर ही उठाई है। दरअसल एक दिन पहले राजभवन में परंपरागत समारोह से मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर धनखड़ ने उनकी आलोचना की थी। राज्यपाल ने कहा था कि समारोह में ममता बनर्जी की अनुपस्थिति से वह स्तब्ध है और इसके बारे में कुछ कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उनके इस बयान पर टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि जासूसी के आरोप पर सत्तारूढ़ पार्टी क्या जवाब देती है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच घमासान जारी है और लगता तो ऐसा है कि विधानसभा चुनावों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं घमासान तो हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी है। दरअसल बीजेपी नेता राम नाम के सहारे खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार भी राम के मार्ग पर चल पड़ी है। अब बघेल सरकार ने ऐसी योजना तैयार की है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को इस कदर बुलंद कर रखा है कि उसे हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस भी उसे टक्कर दे रही है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भगवा चोला धारण कर लिया, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी राम की भक्ति में जुट गए हैं। उन्होंने राम मार्ग बनाने का ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन टूरिस्ट सर्किट योजना के विकास के लिए एक कोष तैयार किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोजेक्ट के पहले चरण में 9 साइटों का चयन भी कर लिया गया है। जिन साइटों को चुना गया है उनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और राम शामिल हैं। सीएम बघेल ने कहा कि भगवान राम दुनिया में अरबों खरबों लोगों के मन मंदिर में विराजते हैं। हम कड़कड़ और रग रग में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माता कौशल्या का मायका यानी राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। इस नाते भगवान राम हमारी लोक आस्था में भांजा राम के रूप में बसे हैं। इसके अलावा वनवास के दौरान राम जी का काफी समय छत्तीसगढ़ में ही बीता। लवकुश के जन्म और महर्षि वाल्मीकि की छत्र छाया में उनकी शिक्षा दीक्षा जैसे अनेक प्रसंगों के साक्ष्य लोक आस्था को आनंदित और गौरवान्वित करते हैं। सीएम बघेल ने पूरी तरह से राम का नाता छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया है। उनके इस कदम से बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राह मुश्किल हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी फिर से अपने कदम जमाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस ने उसकी राह में कांटे लगा दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महेंद्र सिंह धोनी की। भारत के महान खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धोनी के इस फैसले के बाद खेल और सिनेमा जगत समेत सियासी गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के सांसद ने तो धोनी के भविष्य को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे सभी हैरान हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे धोनी? क्या वो खुद की एकेडमी खोलेंगे या फिर राजनीति में कदम रखेंगे? ये सवाल फैंस के मन में तब से उठ रहे हैं जब से धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान किया है। इन सवालों के जवाब माही की ओर से तो नहीं मिले हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद जरूर उनका भविष्य बता रहे हैं। जी हां, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर एक ट्वीट किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने धोनी को राजनीति में आकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, लेकिन किसी और चीज से नहीं। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट में बाधाओं के खिलाफ लड़ने और टीम को आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उसी तरह सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस ट्वीट से साफ है कि वो धोनी को राजनीति में आने की नसीहत दे रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई हो। इससे पहले भी जब कैप्टन कूल के संन्यास की अटकलें लगाई गई थी, तब भी बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अपने जनसंपर्क अभियान के तहत अमित शाह तो रांची में धोनी के घर भी पहुंच गए थे। तब से ही अटकलों का बाजार तेज है। अब एक बार फिर इन्होंने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि धोनी राजनीति की पिच पर उतरते हैं या नहीं। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।